अब देखिए ना उसमें लिंक खोल कर देखिए ना आपका स्टार्ट हो गया। उम्मीद है लोग पहले सर्कुलर मोशन का आपको एक लेक्चर जिसमें एंगुलर काइनेमैटिक्स के बारे में सिखाए थे। उम्मीद है आप लोग एंगुलर काइनेमैटिक्स को अच्छे से पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं, रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका एक लेक्चर मैं अलग से, जो जिस दिन आपका क्लास नहीं रहता है, यानी ट्यूसडे अल्टरनेट में, मंडे अल्टरनेट में जो है, जो लाइव क्लास है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग आगे काम करेंगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नीरज कुमार, आरती सुमन, प्रतुल भारद्वाज, रीचा, आशीष, कृष्ण कुमार, आशीष कुमार, सोनाली शर्मा, दिव्यांशु रंजन, अस्मित गुप्ता, वैष्णवी, प्रिंस सिंह, उज्जवल तिवारी। हाँ जी, देख लें वीडियो सही ढंग से नहीं। हाँ, आप बताइएगा आपको सही ढंग से आ रहा है कि नहीं। देखिए, सर्कुलर मोशन में हाँ ठीक है, एक्चुअल में देखिए क्या होता है, ऑनलाइन क्लास में समस्या थोड़ा बहुत जो है नेटवर्क का हो जाता है, अलग अलग तरह का होता है। हाँ, अब तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन में हम लोग सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को पढ़े। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है तो ध्यान से देखें। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करता, ठीक ना, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह इक्वल रहे, लेकिन डायरेक्शन जो है ऑल टाइम चेंज होते रहता है, ठीक ना। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और उसका स्पीड अगर कांस्टेंट भी है, हर जगह एक जैसा रफ्तार है, तब भी उसका डायरेक्शन तो बदलते रहता है ना। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड में चेंजिंग हो या डायरेक्शन में चेंजिंग हो। वेलोसिटी में तो चेंजिंग हुआ ना। और याद कीजिए, एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंजिंग होगा तो उसके चेंजिंग के रेट को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो कोई पूछेगा कि स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंजिंग कैसे हुआ, तो बोलेंगे डायरेक्शन तो हर मोमेंट पे बदल रहा है ना। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि व्हेन पार्टिकल फॉलोज सर्कुलर पाथ with uniform speed, the magnitude of velocity remains constant, but the direction of velocity changes at all instant, ठीक ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है, लेकिन डायरेक्शन ऑल टाइम क्या होता है, चेंज होते रहता है। और डायरेक्शन में चेंजिंग के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक ना। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या है,
तो आप यही बोलेंगे कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका डायरेक्शन बदलते रहता है। और डायरेक्शन बदलने के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और बाद में आगे सीखेंगे कि उस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर होता है, इसीलिए उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आइए, जो अभी हम आपको पढ़ा है उसको लिख भी देते हैं। बोलेंगे क्या कि व्हेन पार्टिकल follows circular path with uniform speed, its magnitude of velocity remains constant, but the direction of velocity changes at all instant due to change in direction of velocity. Acceleration is produced, and this acceleration is called centripetal acceleration. ठीक, अब देखिए, सपोज कीजिए एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा, और किसी समय जो है ये पार्टिकल इस पी पॉइंट पर है। जिस सर्कल को ये फॉलो कर रहा उसका रेडियस आर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट है। हाँ, डायरेक्शन बदलते जा रहा। मान लो पी पॉइंट पर है, वेलोसिटी तो अलोंग द टेंजेंट होता है, इसका वेलोसिटी v1 बोल दे रहे हैं इधर, और वेरी स्मॉल टाइम के बाद मान लो ये P से P डैश पर पहुंचता है ना, वेरी स्मॉल टाइम के बाद, यानी अगर T टाइम पर P पर था तो T प्लस dt टाइम, मतलब वेरी स्मॉल टाइम के बाद वो इस पॉइंट P डैश पर पहुंचा, और यहां पर जो है इसका वेलोसिटी है v2। ये अलग बात है कि v1 हो या v2 हो, इस दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक ना, v1 और v2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, देखो जी, पार्टिकल P पर था, P से कहाँ गया P डैश पर, और यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम लगा dt, और ये जो एंगल कवर किया वो एंगल d थीटा। ठीक ना, ये एंगल जो है वो d थीटा। अब आपको पता लगाना है कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा।
ठीक ना, इसका एक्सेलरेशन क्या हो। तो सोचो वेलोसिटी v1 था v2 हो गया, भले मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग हो गया ना। तो अगर पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या हो, तो एक्सेलरेशन हो गया v2 माइनस v1, यानी चेंज इन वेलोसिटी, और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा, टाइम तो dt लगा। v2 माइनस v1 को ही आप dv बोल सकते हैं। dv मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, है ना। ध्यान से देखें, यानी अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो dv को निकालना है, यानी v2 माइनस v1 को निकालना है, यानी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकालना है। और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कि माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा सब्ट्रैक्शन में ही ना होता है। तो v1 मुझे मालूम है, v2 भी मालूम है, कितने के इक्वल, v के इक्वल। लेकिन v1 और v2 के बीच का एंगल क्या है ये पता करना पड़ेगा। तो ठीक है, v1 और v2 के बीच का एंगल थोड़ा देखना ध्यान से, v1 इधर v2 इधर। देखो ये p और p डैश एक दूसरे के इतना क्लोज है कि इसको मिलाने वाला जो लाइन है लगता है कि जैसे स्ट्रेट लाइन के तरह है। तो ये कर्व लाइन, सर्कल है तो कर्व है ना, लेकिन इतना करीब है कि ये स्ट्रेट लाइन जैसा है। तो थोड़ा सोचो, यहाँ p डैश लिखते रहे, थोड़ा सोचना, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल तो 90 होगा। तो देखो अगर ये d थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस डी थीटा होना ना चाहिए, ठीक ना। जैसे इसको O बोल दे रहे हैं, ट्रायंगल P डैश और O में देखो ये एंगल 90, ये डी थीटा, तो ये कितना 90 माइनस डी थीटा। और जान रहे हो ना कि v1 जो है अलोंग दी टेंजेंट, तो v1 रेडियस के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो सोचो ये पूरा एंगल 90 है और ये 90 माइनस डी थीटा, तो जाहिर है ये एंगल डी थीटा होगा क्या, बोलो। यानी v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है, डी थीटा, ठीक ना। देखो ये 90, ये डी थीटा, ये 90 माइनस डी थीटा, तो ये क्या हो गया, डी थीटा। यानी v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है, डी थीटा, ठीक। तो भाई v2 माइनस v1 निकालना है, तो देखो इसका दो मेथड है। एक मेथड हम लोग डायग्राम के हेल्प से करते हैं, एक मेथड फॉर्मूला के हेल्प से करते हैं। जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos, इतना तो पता चल गया ना, v1 और v2 के बीच का एंगल डी थीटा। तो v2 माइनस v1 मुझे निकालना है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रॉम वेक्टर सबट्रैक्शन। देख लेना, वेक्टर सबट्रैक्शन में हम लोग जानते हैं जैसे r इक्वल टू a माइनस बी, तो r का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, यानी dv का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। इसका मैग्नीट्यूड एरो दोगे तो मॉड देना पड़ेगा, नहीं तो एरो दो ही मत, तो मैग्नीट्यूड ऑफ dv हो जाएगा कितने के इक्वल, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यानी v स्क्वायर, क्योंकि v2 भी v है और v1 भी v के इक्वल है, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v इंटू v cos थीटा, है ना। तो 2v स्क्वायर 1 माइनस cos डी थीटा,
2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो dv क्या हो गया, 2 इंटू 2 4, 2v साइन डी थीटा बाई 2, यही हो गया dv, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। dv निकल गया और dv में dt से डिवाइड करेंगे तो एक्सलेशन निकल जाएगा। यानी अगर पूछा जाए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो dv का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय dt। ठीक ना। देखो एक बात और जानो, पहले से भी पढ़े ही होंगे। देखो साइन थीटा जो होता है ना, उसको अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख दिया जाता है जब थीटा वेरी स्मॉल हो। जैसे साइन 0 0 बोलते हैं ना, तो वैसे ही साइन थीटा थीटा होगा अगर थीटा टेंड्स टू 0 हो, बहुत कम हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी देखना साइन डी थीटा बाई 2, तो जान ही रहे हो डी थीटा तो वेरी स्मॉल होता ही है, डी थीटा बाई 2 और भी स्मॉल। तो चाहोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2v साइन डी थीटा बाई 2 को लिख दिया डी थीटा बाई 2, यानी v इंटू डी थीटा। चलो dv किसके इक्वल, v डी थीटा। तो dv जहां है ना, लिखो v डी थीटा डिवाइडेड बाई dt। बोलो एक्सेलरेशन क्या आ गया, v डी थीटा बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये पिछले क्लास में पढ़ा था ना, डी थीटा बाई डी टी को हम लोग ओमेगा ना बोलते हैं। यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, v इंटू ओमेगा। एक बात और जानो, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और लीनियर वेलोसिटी v है, आगे प्रूफ कर देंगे। तत्काल एक फॉर्मूला जानना, सर्कल में कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उसका लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में यही रिलेशन होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक ना। अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो पूछे उसका लीनियर स्पीड क्या होगा, v का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखना आर ओमेगा, आगे प्रूफ कर देंगे इसको। तो देखो जी एक्सलेशन कितना आ गया, v इंटू ओमेगा। और उस फॉर्मूला से v के जगह अगर आर ओमेगा लिखे तो आर ओमेगा इंटू ओमेगा, तो बतलाओ तो एक्सेलरेशन कितना आया। तो एक्सेलरेशन आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और ये भी मालूम है ना कि ओमेगा इक्वल होगा v बाई आर, तो v बाई आर होल स्क्वायर इंटू आर, यानी एक्सेलरेशन हो गया v स्क्वायर बाई आर, है ना। एक्सेलरेशन कितना हो गया, v स्क्वायर बाई आर। यानी जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसका एक्सेलरेशन कितने के इक्वल होता है, तो v स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है। पूछा जाए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो वो तो बाद की बात है, निकालेंगे। लेकिन इतना तो हम लोग समझ गए, एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े। ओमेगा के टर्म में बोलना होगा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और लीनियर स्पीड v के टर्म में बोलना होगा तो v स्क्वायर बाई आर। यहाँ तक तो समझे होंगे। तो थोड़ा आप लोगों का रिस्पॉन्ड देख लेते हैं, बतलाइए, कमेंट करके बताएं। ये मैथमेटिक्स में रूल है कि साइन थीटा या टेन थीटा, साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा वेरी स्मॉल हो। जैसे मान लो लिखा हुआ रहे, ध्यान से देखना जो बात समझा रहे, साइन 1 डिग्री, तो वेरी स्मॉल एंगल है, डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो ये हो गया पाई बाई 180। तो कोई अगर पूछे ना कि साइन पाई बाई 180 का वैल्यू क्या होगा,
तो हम लोग बोलते हैं लगभग π/180 होगा, यही बोल देते हैं। मतलब कि एंगल बहुत कम हो, थीटा वेरी स्मॉल हो, तो साइन थीटा का वैल्यू या टेन थीटा का वैल्यू लगभग थीटा के ही इक्वल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल देते हैं जैसे साइन 0 है तो साइन 0 0 ही हो जाता है, तो थीटा है तो समझो थीटा ही हो जाएगा, बशर्ते कि वो एंगल वेरी स्मॉल। तो चूंकि ये वेरी स्मॉल एंगल है, dt टाइम का बात किया गया है, इसीलिए ये बात को याद रखना है कि साइन d θ/2 को हम लोग dθ/2 ही बोलेंगे। चलिए और भी बोलिए आगे। हाँ देखिए, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कॉस थीटा के लिए भी लागू होगा। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो कॉस थीटा को थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा वेरी स्मॉल अगर हो तो कॉस थीटा को 1 लिखा जाता है। ठीक ना। साइन थीटा और टेन थीटा रहे तो थीटा लिखेंगे, और कॉस थीटा में थीटा वेरी स्मॉल हो तो 1 लिखेंगे। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ें। तो देखिए, इस मेथड से आप एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड तक पहुंचे कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में मूव करेगा और स्पीड उसका कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना, यहां स्पीड को वेरी नहीं कराया जा रहा, स्पीड फिक्स है, केवल डायरेक्शन बदल रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया v²/r। ठीक है ना। तो चलो यहां तक तो हम लोग समझे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का। एक और मेथड बतलाएंगे जिससे भी हम लोग एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन का अगर बात करें तो देखिए, जैसा कि अभी आप पढ़े, एक मिनट बोर्ड भीग गया है। देखिए, एक्सेलरेशन जो है v2 - v1/dt, जिसको हम लोग dv/dt, यही ना इक्वेशन फर्स्ट है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर ही ना होगा जिधर dv का हो, और dv क्या है तो v2 - v1, यानी v2 में ऐड करना है किसको, -v1 को। v2 में ऐड करना है -v1 को। तो देखिए, इधर v1 इधर v2, इधर v1 है इधर v2 है, बीच का एंगल है dθ। देखो dθ वेरी स्मॉल एंगल है, फिगर बनाने में हम थोड़ा बड़ा एंगल बना दिए हैं, छोटा ही बनाते हैं क्योंकि डायरेक्शन पता लगाना है। देखो जी, वेक्टर v1 इधर है, ऐसा करते हैं फिगर थोड़ा सा स्पेस लेके बना। देखना, वेक्टर v1 इधर along द टेंजेंट इधर, और v2 इधर,
ठीक है। V2 में ऐड करना है किसको? माइनस V1 को। तो V1 इधर, तो माइनस V1 इधर, है ना? ठीक ना? V1 इधर, तो माइनस V1 इसके अपोजिट में, और ये एंगल हो गया d थीटा। तो V2 में ऐड करना है किसको? माइनस V1 को। ठीक ना? V2 में ऐड करना है माइनस V1 को। देखो जी, ये एंगल d थीटा, तो जाहिर है भी एंगल d थीटा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये d थीटा तो ये भी d थीटा। V2 में ऐड किए माइनस V1 को, तो मिला मुझे dv। ठीक ना? V2 में ऐड किए माइनस V1 को, देखो ये V2 है, V1 इधर, तो माइनस V1 इधर, माइनस V1 को ऐड किए, मिला dv। थोड़ा देखना बढ़िया से। देखो इस फिगर से स्पष्ट है कि जो dv है वो V1 के परपेंडिकुलर है। तो V1 तो एलोंग दी टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर तो रेडियस हो गया ना, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ना हो गया। तो बोलेंगे क्या कि फ्रॉम वेक्टर डायग्राम से ये क्लियर है कि dv जो है वो परपेंडिकुलर है V1 के, यानी चेंज इन वेलोसिटी dv पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर है। हेंस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड along the radius towards the center of the circular path, center of the circular path। चलिए, यानी ये भी समझ गए कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में मूव करेगा और उसका अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन होता है v²/r या ω² इंटू r, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक ना? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो चलिए यहां तक नोट करें। बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? थोड़ा रिस्पॉन्ड करें आप लोग। हाँ, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए ऐसे समझे, डी थीटा जो होता है ना वो एंगल जो है नेग्लिजिबल होता है। डी थीटा का मतलब लगभग 0 डिग्री।
तो समझ लो कि ये दोनों एंगल मिल करके लगभग क्या होगा 90 डिग्री, और माइनस V1 कहो चाहे V2 कहो, मैग्नीट्यूड में इक्वल है ना, तो ये दोनों एंगल जो है इक्वल होना है, और d थीटा टेंड्स टू 0 है, तो जाहिर है ये एंगल को 90 होना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसलिए dv जो है वो V1 के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक ना। d थीटा को जो है ना हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या मान के चलते हैं, वो निग्लिजिबल एंगल है, वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। चलिए हम लोग ये तो सीख गए कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में मूव करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से तो उसका एक्सेलरेशन v² होगा, और ये भी हम लोग सीख गए कि उसका डायरेक्शन जो होगा एक्सेलरेशन का टुवर्ड्स द सेंटर होगा। एक चीज समझ लो, इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ 12 मीटर पर सेकंड, यहाँ 15, यहाँ 20, ऐसे नहीं हुआ। हर जगह स्पीड ज्यों का त्यों रहा है, केवल क्या चीज में चेंजिंग हुआ है, डायरेक्शन में चेंजिंग हुआ, ठीक है ना। चलिए अब देखें, एक और मेथड आपको सिखा रहे हैं। देखिए ज्योमेट्री में हम लोग देखते हैं, ऐसे समझेंगे, सपोज कीजिए अगर ये R है और ये भी R है, और यहां से यहां अगर वेरी स्मॉल है, और ये एंगल अगर d थीटा है, तो d थीटा जो है ना वो ds/r हो जाता है। यानी अगर ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल है तो ds/r करेंगे, ठीक ना। ये ज्योमेट्री से हम लोग देखते हैं, ठीक ना। समझ लो कि प्रैक्टिकल वे में जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें ये देखते हैं, तो d थीटा क्या आ जाता है, ds/r। या अगर कोई पूछे ना कि ये ds क्या होगा, तो ds हो गया r इंटू डी थीटा, ds हो गया r इंटू डी थीटा, ठीक ना। अगर जान ही रहे हो डी थीटा का मतलब हुआ लगभग 0 डिग्री, तो ये दोनों पॉइंट इतना नजदीक है कि ये स्ट्रेट लाइन जैसा है। मतलब जो ds जिसको बोले हैं वो अगर कर्व भी है तो उसको क्या मान के चलना है कि ये स्ट्रेट लाइन जैसा है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत नजदीक है, ठीक। तो ये डी थीटा अगर इस डायग्राम से निकालें तो बोलेंगे क्या, देखो ये ds के जगह dv है, और ये v2 है, ये v1, तो ये v, देखो ध्यान से, तो d थीटा हो गया dv/v। क्योंकि एक बात समझना, v2 हो चाहे v1 हो, चाहे -v1 हो, चाहे -v2 हो, मैग्नीट्यूड तो सबका इक्वल है ना। माइनस लगने से मैग्नीट्यूड नहीं ना बदल जाता है। यानी कि बोलेंगे ये भी v के इक्वल है, ये भी v के इक्वल है, डी थीटा। तो जैसे इसमें बोले डी थीटा ds/r, तो वैसे ही इसमें बोलेंगे डी थीटा dv/v। और बोलो dv किसके इक्वल, v डी थीटा, ठीक ना। देखो ये दूसरा मेथड बता रहे, अल्टरनेट मेथड, dv किसके इक्वल, v डी थीटा के। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, dv/dt, और dv है v डी थीटा। तो d थीटा/dt को ओमेगा बोलते हैं, यानी एक्सेलरेशन हो गया v इंटू ओमेगा। और अभी बतलाए हैं कि v जो है उसको r ओमेगा लिखा जा सकता है, यानी एक्सेलरेशन हो गया ω²r, या ओमेगा को v/r लिख दें तो v²/r। यानी एक दूसरा मेथड है एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने का, कि पहले आप डायग्राम बना लें
और डायग्राम के हेल्प से इस बात को लिख लें तो डी भी डायरेक्ट ना निकल जाएगा, तब √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो चलिए, ये तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लिए और डायरेक्शन क्या होगा अभी एक्सप्लेन किए ही। चलिए, उम्मीद है आप लोग इसको समझे होंगे, थोड़ा सा इसमें रिस्पॉन्ड कर दें। हाँ जी, एक स्टूडेंट का कहना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट होगा। देखिए, एक्सेलरेशन आया v²/r, तो मैग्नीट्यूड जो है वो तो कांस्टेंट होगा, लेकिन एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, पार्टिकल यहाँ है तो इधर है, पार्टिकल यहाँ है तो इधर है, यहाँ है टुवर्ड्स द सेंटर है, तो ऑल पॉइंट पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग होगा ना, यानी बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, उसका डायरेक्शन जो है ऑल पॉइंट पर चेंज होते रहे। समझ गए ना। मिटाया गया, ठीक है। अब देखिए, अभी जो बोले थे कि v = r × ओमेगा, इसको भी प्रूफ कर देते हैं। याद कीजिए, v का मतलब क्या होता है, स्पीड जो आप पढ़े थे या वेलोसिटी पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे ना, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब एंगल कवर कितना किया उसमें टाइम से डिवाइड करते हैं। तो v और ओमेगा में क्या रिलेशन होगा, अगर ये आपको कहा जाए तो कैसे निकालें। प्रूव दैट v = r omega when particle follows circular path। ठीक ना, पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा तो प्रूव करो v = r omega। हाँ देखिए, सपोज कीजिए एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है किसी समय। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां रख लेते हैं। किसी समय पार्टिकल P पॉइंट पर है, चलो इसका रेडियस r, और वेरी स्मॉल टाइम के बाद ये पार्टिकल पहुंच गया इस P' पॉइंट पर, मतलब t टाइम पर यहां था, t + dt टाइम में यहां पहुंच गया। तो ये वेरी स्मॉल टाइम हुआ, और ये जो एंगल भी कवर करेगा वो एंगल भी वेरी स्मॉल होगा। ठीक ना, यहां जो एंगल बनाया सेंटर पर, यहां से बैठ करके आप देख रहे हैं एंगल को हम d थीटा बोले। अगर आपसे कोई पूछे कि पार्टिकल जो है इस P पॉइंट से P' पर गया, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बोलेंगे ds/r। अभी पढ़े थे ना। हालांकि देखिए ये भी बात बता रहे हैं, आपके माइंड में आएगा ये कहाँ से आया। देखो ऐसे समझो, ये एक दूसरे के इतना क्लोज है कि ये टेंजेंट के तरह, P और P' इतना क्लोज है कि कर्व पाथ पर होने के बावजूद भी ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई पड़ रहा, टेंजेंट के तरह। सोचो ये जो ट्रायंगल है OPP', इसमें अगर हम tan d थीटा लिखते तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया ds और बेस हो गया r, तो tan d थीटा हो गया ds/r। तो ये जो tan d थीटा है अप्रोक्सीमेटली d थीटा, बिकॉज d थीटा इज वेरी स्मॉल। है ना। तो d थीटा क्या होगा, ds/r। ds हो गया r इंटू d थीटा। अब स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड हो गया ds/dt, तो r d थीटा बाई dt, और d थीटा बाई, समझे ना, ds के जगह क्या पुट कर दिए, r d थीटा, नीचे dt है, और d थीटा बाई dt को क्या बोलते हैं, ओमेगा। देखो तो प्रूव्ड हो गया ना, v इज इक्वल टू r ओमेगा। यानी पार्टिकल जब भी सर्कल में मूव करेगा तो उसका लीनियर स्पीड इक्वल होता है कितने के, r इंटू ओमेगा के। ठीक है, थोड़ा बतलाइए आप लोग समझे कि नहीं, इसको जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, चलिए सब लोग तेजी से रिस्पॉन्ड करें। चलिए यहां तक तो समझे कि पार्टिकल जब सर्कल में मूव करेगा तो पार्टिकल का जो स्पीड होगा r इंटू ओमेगा के इक्वल होगा। देखो इसी में एक और बात सिखा दे रहे हैं, अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, ठीक ना, इस बात को जानना, इन वेक्टर फॉर्म, सही मायने में जानना कि पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है तो वेलोसिटी जो होता है ना वो ओमेगा क्रॉस r होता है। r ओमेगा तो मैग्नीट्यूड हो गया, ओमेगा क्रॉस r होता है। तो कोई कहेगा ओमेगा क्रॉस r और r ओमेगा एक ही बात है, तो बोलेंगे कि देखो इस फिगर में ओमेगा किधर है, तब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। याद करो, एंटी क्लॉकवाइज में जब मूव करता है तो ओमेगा आउटवर्ड हुआ, और r इधर है, तब बीच का एंगल 90। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक करें, ओमेगा r साइन 90, तो साइन 91 हो गया, तब भी किसके इक्वल हो गया, ओमेगा इंटू r, है ना। भी किसके इक्वल हो गया, ओमेगा इंटू r, चाहे r ओमेगा जो कहो, एक तो ये हुआ। तो कहोगे कि ओमेगा क्रॉस r के, क्योंकि r क्रॉस ओमेगा भी तो होता है। हाँ, अब उसको भी एक्सप्लेन कर। देखो जैसे इस फिगर में वेलोसिटी इधर है, मान लो ये y एक्सिस के लॉन्ग, वेलोसिटी इधर, along द टेंजेंट वेलोसिटी होता है ना, तो इधर है j में, ओमेगा इधर है,
तो सोचो इधर के डायरेक्शन को हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो बोलेंगे क्या कि ओमेगा है आउटवर्ड यानी जेड में यानी के में, ओमेगा के में और आर आई में। सोचो पार्टिकल पी पॉइंट पर है तो रेडियस आई के लॉन्ग, और याद करो तो क्रॉस प्रोडक्ट में के क्रॉस आई, याद करो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था, के क्रॉस आई जो है वो जे होता है। चलो याद दिला देते हैं, आई जे के क्रॉस आई जे होता है। यानी ये इक्वेशन बता रहा है कि ओमेगा अगर के में है, आर अगर आई में है, तो वेलोसिटी किधर होगा तो जे में, है ना। वेलोसिटी किधर होगा तो जे में होगा। ठीक, अब देखें अगर हम लोग इसी को उल्टा लिख दिए होते, आर क्रॉस ओमेगा कर लेते, तब ही के क्रॉस आई नहीं होता, आई क्रॉस के होता, तभी माइनस जे आ जाता, जो इसको एक्सप्लेन नहीं करता। ये तो एक्सप्लेन कर दे रहा है ना कि वेलोसिटी जे में होना चाहिए, तो जे में है भी कि नहीं। तो इस बात को याद रखना। वैसे तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जो है जानते हैं। वेलोसिटी जो है ना वो ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल होता है। अक्सर हम लोग यही याद रहते हैं आर ओमेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए आर ओमेगा कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा आर बोलो आर ओमेगा बोलो सब सही है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो वो ओमेगा क्रॉस आर होता है। ठीक है, चलिए इसमें भी थोड़ा रिस्पॉन्ड कर लें, किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो। हाँ रखो। अब जो है देखिए सर्कुलर मोशन में अभी तक हम लोग जो कुछ भी सीखे, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर दे रहे हैं। हम लोग ये सीखे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, पिछले क्लास में जो सीखे थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, जो डी थीटा बाई डी टी को या डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को बोले थे। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वो पीछे के क्लास में वो सिखाए थे। आज के क्लास में आपको सिखाए हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। तो बोले कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ को यूनिफॉर्म स्पीड से फॉलो करेगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कोई भी पॉइंट पर चेंज नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्शन में चेंजिंग के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये एक्सेलरेशन हमेशा होता है टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। चलो यहाँ तक तो हम लोग सीखे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे के लिए काम करेंगे तो इसमें जो है सबसे पहले एक टर्म पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो फोर्स तो वही सब होता है जो आप पहले पढ़े हैं, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, mg वगैरह जो फोर्स आप पढ़े हैं उसके अलावे फोर्स थोड़े ना होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, ध्यान से देखो, जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो पढ़ा ना सेंटर की ओर एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर होता है। तो अगर सेंटर की ओर एक्सेलरेशन है तो जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन तो आता नहीं है। जैसे ऐसे समझो,
एक पत्थर को या एक बॉल को रस्सी में बांध ली और उसको हम सर्कल में मूव करा रहे हैं, ठीक, सर्कल में इसको हम मूव करा रहे हैं, इसका स्पीड जो है ना वो v, इधर देखो टेंशन लग रहा है, नीचे mg, ठीक। यहां भी इधर T2 लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। देखो ध्यान से, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा। यहां अगर कोई पूछे कि सेंटर की ओर कितना फोर्स लग रहा, तो बोलेंगे सेंटर की ओर T1 लग रहा और mg अपोजिट में है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, T1 माइनस mg। इस T1 माइनस mg को ही बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, बल्कि जो नेट फोर्स सेंटर की ओर लग रहा उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, जैसे पार्टिकल यहां है, सेंटर की ओर कितना फोर्स, T2, तो T2 हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पर सेंटर की ओर कितना फोर्स है, तो T3 प्लस mg, तो T3 प्लस mg हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी बोलेंगे द नेट फोर्स acting towards the center of the circular path is called centripetal force। सेंटर की ओर जो नेट फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना है, T1 माइनस mg इक्वल हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो जैसे एक्सेलरेशन इधर है ना, तो कैसे पहले क्वेश्चन बनाता था कि इधर F1 मान लो, इधर F2, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो बोलता था ना F1 माइनस F2 m इंटू ए। तो वैसे ही T1 माइनस mg m इंटू ए लिखे ना, और ये तो मालूम है ना ये कितने के इक्वल है, तो v स्क्वायर बाई आर के। यानी बोलेंगे क्या, इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है कोई नया फोर्स नहीं है, जो फोर्स सेंटर की ओर लगेगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, और वो कितने के इक्वल होता है, तो mv स्क्वायर बाई आर के। यानी देखो कुछ स्टूडेंट कुछ नया बात सीख जाता है, वो ये सीख जाता है कि अब समझ गए इस पर तीन फोर्स लग रहा है, एक T1 लग रहा है, एक mg लग रहा है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। नहीं, T1 माइनस mg नेट फोर्स हुआ टुवार्ड्स द सेंटर, उसी को बोलेंगे सेंट्रीपिटल। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, सेंटर की ओर जो फोर्स लगा उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो जैसे बॉल यहां पर है, तो कोई पूछे T2 कितने के इक्वल होगा, तो बोलेंगे T2 सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो ये इक्वल होगा mv स्क्वायर। यहां अगर पूछा जाए तो T3 प्लस mg, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स कितने के इक्वल, mv स्क्वायर बाई आर, है ना। चलिए इतना तो समझ गए। नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स
एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू mv²/r। यानी सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा ना वो इक्वल होता है mv²/r के मैग्नीट्यूड में, और सेंटर की ओर लगने वाले नेट फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी T1 माइनस mg भी सेंट्रीपिटल फोर्स है अगर यहाँ बॉल है तो, यहाँ है तो T2 सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ है तो T3 प्लस mg। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं है, सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा उसी का नाम होगा सेंट्रीपिटल। हाँ, यहाँ तक उम्मीद है समझे होंगे। पढ़ देखते हैं। हाँ जी, कुछ लोग बोल रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं। देखिए हम भी तो इस लेक्चर में देख रहे हैं, क्या पता जो भी डाउट है अपना डायरेक्ट लिखें तब ना क्लियर करेंगे। इसमें तो एक तो अभी पूछते हैं तो कुछ देर के बाद रिस्पॉन्स होता है, इसलिए जो भी प्रॉब्लम हो वहीं पर बोलेंगे। चलिए जल्दी से पूछें। हाँ जी, यशस्वी अभिनव आप लिखे हैं एक डाउट है, तो जल्दी से बताएं क्या डाउट। ठीक ना, अभी आपका क्वेश्चन जो है उसके लायक है ही नहीं। बोले हैं ना कि अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड का बात कर रहे हैं। अब कैसे यूनिफॉर्म स्पीड है इसके बारे में मत सोचिए, नॉन यूनिफॉर्म का बात करेंगे वहाँ पर हम लोग वो बात करेंगे। ठीक ना, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपके माइंड में है यहाँ स्पीड अलग होगा, यहाँ अलग होगा, ठीक है, यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3, तो क्या दिक्कत है, यहाँ लिखेंगे mv1²/r, यहाँ mv2²/r, mv3²। क्या प्रॉब्लम हो गया उससे कोई लेना देना। मेन बात जो बताया गया उसको समझिए, आगे बात होगा नॉन यूनिफॉर्म का, ठीक ना। तो चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए आप लोगों को ये बता दें कि कुछ दिन में ऑनलाइन क्लास भी रेगुलर कर दिया जाएगा। अगर ऑफलाइन का इजाज़त मिल गया तब तो ठीक ही है, वो रेगुलर क्लास ही ऑफलाइन होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद हम लोग ऑनलाइन क्लास को भी रेगुलर कर देंगे। क्योंकि 12th वाले स्टूडेंट का सिलेबस फिनिश करना है, तो उन लोगों का ही लास्ट में हम लोग चल रहे हैं, कुछ टॉपिक बचा हुआ है, तो उन लोगों को चूँकि अभी हम रेगुलर पढ़ाते हैं, कभी कभी उनको 2 लेक्चर भी देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऑनलाइन लेक्चर जो है 40 मिनट से ज़्यादा का जब रहता है तो रिकॉर्डिंग देखने में लोगों को बहुत दिक्कत होता है, इसलिए अलग अलग करके बनाना पड़ता है। फिर टाइम सब आप ही लोगों को दे देंगे। तो अब देखिए, ये तो आप पढ़े सेंट्रीपिटल फोर्स। आइए एक टर्म है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? याद कीजिए, न्यूटन्स लॉ में आप स्यूडो फोर्स पढ़े थे। स्यूडो फोर्स में हम लोग क्या सीखे थे कि अगर कोई ऑब्जर्वर किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, ठीक ना, अगर कोई ऑब्जर्वर किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, ए एक्सेलरेशन से जा रहा हो और उस फ्रेम में बैठ करके वो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो उस पर एक नया फोर्स दिखाई पड़ता है जिसको हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं, और जो इक्वल होता है m × a के, और जिसका डायरेक्शन किधर होता है, तो फ्रेम का जिधर एक्सलेशन होगा उसके अपोजिट। याद कीजिए स्यूडो फोर्स हम लोग पढ़े थे। देखो ये इसमें भी कुछ नया नहीं। देखो अगर मान लो 1 मिनट के लिए
कोई ऑब्जर्वर जो है इस बॉक्स में बैठा हुआ, और बॉक्स जो है यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में मूव कर रहा। सोचो ना एक मिनट के लिए, एक पत्थर को रस्सी में बांध ले रहे, ऐसे ऐसे घुमा रहे, वैसे ही समझो ये बॉक्स को रस्सी में बांध लिया गया है और इसको घुमाया जा रहा है सर्कल में ऐसे ऐसे। रस्सी टाइट होगा कि नहीं? जाहिर है सर्कल में मूव करेगा, टाइट तो होगा। ठीक, समझो कि जमीन पे ही स्मूथ सरफेस है, बॉक्स को रस्सी से बांध करके सर्कल में मूव कराया जा रहा। सोचो इसमें जो बैठा हुआ आदमी, उसको तो ऐसा ही लगेगा कि भाई हम तो रुके हुए हैं, क्योंकि जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठ जाता है वो फ्रेम उसको क्या नजर आता है? रुका हुआ। तो उसको लगेगा हम रुके हुए। और उसको अगर कोई कहे कि भाई आप पर तो इधर एक फोर्स लग रहा है, तो आप रुके हुए कैसे हो सकते? यानी कि याद करो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो और उस पर अगर कोई फोर्स लगे, तो जिधर फोर्स लगेगा उधर उसको जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना तो पड़ेगा ना। अगर रुका हुआ ऑब्जेक्ट पर इधर फोर्स लगाए तो इधर जाना पड़ेगा। लेकिन ये ऑब्जर्वर कह रहा है कि भाई मेरे ऊपर भले इधर फोर्स लग रहा हो लेकिन हम जा नहीं रहे, यानी जरूर कोई इधर फोर्स लग रहा है जो हमको रोक के रखे हुए। देखो ये इसका कल्पना है, इमेजिनेशन है। ये क्या कह रहा है कि जरूर इधर कोई फोर्स लग रहा और वही इसको बैलेंस किए हुए। और ये फोर्स कितने के इक्वल है? mv²/r के। क्योंकि अभी आप पढ़े ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है वो इक्वल होता है mv²/r के। तो ये कहा कि जरूर उतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा जो हमको रोक करके रखे हुए है। तो ये जो कल्पना किया इस फोर्स को, इसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं। अभी आप सीखें कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसका एक्सेलरेशन किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। अब मान लो इसी फ्रेम में आदमी बैठा हुआ था, आदमी का एक्सेलरेशन भी किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये आदमी जो सीडो फोर्स इमेजिन करेगा वो किधर करेगा? तो याद करो सूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? तो फ्रेम का जिधर एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट में। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसके अपोजिट में इधर। तो ये हो गया सूडो फोर्स, है ना? ये हो गया सूडो फोर्स mv²/r। मतलब कि अगर कोई ऑब्जर्वर सर्कल में मूव करे यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो ऑब्जर्वर जो है बाकी जो फोर्स लगता है वो तो लगेगा, वो एक नया फोर्स के बारे में इमेजिनेशन करेगा mv²/r, और उसका डायरेक्शन किधर होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। याद रखना ये फोर्स सबको नहीं दिखाई पड़ेगा। किसको दिखाई पड़ेगा? जो इस फ्रेम में बैठा हुआ है। और इसी काल्पनिक फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी इसमें बैठा हुआ आदमी ऐसे बोलेगा, इधर लग रहा है टेंशन, इधर लग रहा है mv², यानी टेंशन किसके इक्वल? mv²/r। और अगर मान लो सीडो फोर्स नहीं पढ़े हुए, तब हमसे कोई पूछेगा भाई सेंटर की ओर टी लग रहा है, टेंशन कितने के इक्वल होगा? तो बोलेंगे भाई सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के इक्वल। यानी दोनों से आंसर एक ही आएगा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बात जब भी किया जाएगा तब ऐसा समझना होगा कि वो आदमी कहाँ बैठा हुआ? उस फ्रेम में बैठा हुआ है जो सर्कल में मूव कर रहा है।
और यही हो गया mv²/r। इसी mv²/r को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सही मायने में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, ये जो है कल्पना कर लिया जाता है कि अगर इसमें कोई बैठेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है। समझो, याद करो डिज्नीलैंड में कभी घोड़ा पर बैठे होगे और घोड़ा जो है सर्कल में घूमने लगा, अब पैर में तुम्हारा चप्पल पहने हुए हो, लगता है कि कहीं चप्पल निकल करके भाग ना जाए, ऐसा लगता है ना बाहर कोई फोर्स लग रहा है। तो वो जो तुमको महसूस होता है कि बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक ना, मतलब इसके बारे में ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन ऑब्जर्वर follows circular path with uniform speed, then the pseudo force imagined by the observer is called centrifugal force, and this force is always directed away from the center of the circular path। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब भी दिखाना हो तो सेंटर से दूर जाते हुए, जैसे देखो अभी जो एग्जाम्पल लिए थे उसी एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं। मान लो एक बॉल को हम लोग रस्सी में बांध लिए, किसी समय बॉल इस पोजीशन में, यहां मान लो स्पीड v1 है, यहां v2 है, यहां v3, ये टेंशन T1, नीचे mg, T2 mg, चलो T3 mg। अब इसी के फ्रेम में तुम बैठे हुए हो तो बोलोगे इधर फोर्स लगेगा mv1²/r, रेडियस r है तो mv2²/r, mv3²/r। अब ये बोलेगा क्या, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, तो mg प्लस mv1²/r, T2 किसके इक्वल mv2²/r, T3 प्लस mg किसके इक्वल mv3²। ठीक है ना, चलो उम्मीद है यहां तक तो समझ गए हो क्या। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना, चलो थोड़ा सा हमको रिस्पॉन्ड कर दो तो देख लें। चलिए, आदित्य बोल रहे हैं, आदित्य, यशस्वी, अभिनव, निशांत, अस्मित, सोनाली, निशांत सब बोल रहे हैं समझ गए। और कुछ लोग जब हम अगला टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं तब बोलते हैं कि हमको ये दिक्कत है। ठीक ना, आपको जो कुछ भी बोलना है जैसे ही टॉपिक एंड हो ना तो उस समय बोलेंगे तो बेहतर होगा ना, आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हम थोड़े ना मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं या आप सामने तो बैठे हुए नहीं हैं। ठीक ना, क्लास तो अपलोड हो ही जाएगा, उसको दोबारा से देखेंगे। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब हुआ सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोले, और टोटल सेंट्रीपिटल माने नेट जो वैल्यू होगा वो इक्वल mv²/r के होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो बाहर की ओर जो फोर्स लगता है, अगर ऑब्जर्वर उस फ्रेम में बैठ गया, बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो इक्वल होगा mv²/r। ठीक, चलिए यहां तक तो हम लोग सीखे समझे। अब हम लोग आगे का काम करते हैं। अब हम लोगों को आगे जो सीखना है
कि अगर स्पीड वेरिएबल हो, अभी तक तो यूनिफॉर्म स्पीड का बात की, स्पीड अगर बदल रहा हो तो ध्यान से देखें, आगे जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको बोलेंगे नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है और स्पीड जब यूनिफॉर्म होता है तो उसके डायरेक्शन में केवल चेंजिंग होता है, और डायरेक्शन में चेंजिंग के कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक ना, उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं, या एक और नाम है रेडियल एक्सेलरेशन भी। लेकिन जब मैग्नीट्यूड में भी चेंजिंग होने लगे, रफ्तार बढ़ने या घटने लगे, तब जो है उसमें एक नया एक्सेलरेशन भी आता है जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक ना, ध्यान से सुनो, बोलेंगे क्या कि व्हेन पार्टिकल follows circular path with variable speed, then magnitude of velocity remains constant, but the direction of velocity changes at all instants। ठीक ना, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, एक मिनट रुक जा, वेरिएबल स्पीड का बात हो रहा है, ओहो एक, ये गलत हो गया क्योंकि मैग्नीट्यूड भी ना बदलेगा। वेरिएबल स्पीड का मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड में भी चेंजिंग होगा। ठीक ना, व्हेन पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ विथ वेरिएबल स्पीड देन द एक्सेलरेशन which is produced due to change in direction of velocity, is called normal acceleration। थोड़ा समझना, मतलब कि नॉर्मल एक्सेलरेशन बोले या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोले या रेडियल एक्सेलरेशन बोले, उसमें कोई फर्क नहीं है। अभी आप पढ़े थे ना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन में चेंजिंग के कारण प्रोड्यूस होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, इट इज इक्वल टू v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आया, v²/r। यानी ऐसा समझो, कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है, v²/r, या इसी को ω²/r, एंड इट इज डायरेक्टेड। ये हमेशा किधर डायरेक्टेड होता है, सेंटर की ओर। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। यानी इतना तो तय हो गया कि सेंटर की ओर तो एक्सेलरेशन होगा ही,
सर्कल में अगर कोई भी पार्टिकल चल रहा हो तो यह गारंटी हो गया कि उसमें एक्सेलरेशन सेंटर की ओर तो आएगा ही, और इस एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा? तो इस एक्सेलरेशन का नाम होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक ना, इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब दूसरा क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है डायरेक्शन में चेंजिंग के कारण होता है ना। वो एलोंग द टेंजेंट, डायरेक्शन में चेंजिंग के कारण तो नॉर्मल हो गया। मैग्नीट्यूड में चेंजिंग के कारण कौन एक्सेलरेशन होगा? टेंजेंशियल। थोड़ा समझना एक मिनट के लिए। जैसे तुम साइकिल से जा रहे हो आगे की ओर, और कोई तुमको आगे ढकेल दिया तो स्पीड बढ़ जाएगा ना। पीछे खींचने लगा, स्लो हो गए। मतलब कि अगर समझो ना, एक आदमी साइकिल से घूम रहा है चारों ओर सर्कल में, और कोई उसको ढकेल करके ले जा रहा है, तो उसका स्पीड भी बढ़ रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो बात जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होगा, ये जो बात बतलाए ना, ये नॉर्मल का बात बतलाए, ये समझो नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब उसके मैग्नीट्यूड में चेंजिंग हो। केवल डायरेक्शन में चेंजिंग हो, यूनिफॉर्म स्पीड रहे, तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता। मतलब स्पीड अप हो या स्पीड डाउन, माने स्पीड बढ़े या घटे, तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यानी बोलेंगे द एक्सेलरेशन which is produced due to change in magnitude of velocity is called tangential acceleration. और पूछा जाए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे इट इज डायरेक्टेड along द टेंजेंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होता है? तो टेंजेंट के along होता है। समझना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है उसका चेंजिंग किस रेट से हो रहा है? द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इट इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट, और लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है ना। तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर? अलोंग दी टेंजेंट। तो देखो, अगर मान लो पार्टिकल इधर जा रहा और वो स्पीड अप होते जा रहा है, रफ्तार बढ़ते जा रहा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आगे की ओर होगा। और नॉर्मल एक्सेलरेशन किधर होता है? तो टुवार्ड्स द सेंटर होता है। नॉर्मल होता है किधर? टुवार्ड्स द सेंटर, और टेंजेंशियल होता है अलोंग द टेंजेंट।
देखो टेंजेंशियल एक्सलेशन को और कैसे लिख सकते हैं, देखो अलोंग द टेंजेंट मतलब हर बार आगे ही नहीं होगा, वो देखना होगा रफ्तार बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ रहा है तो अलोंग द टेंजेंट आगे, घट रहा है तो अलोंग द टेंजेंट पीछे, ठीक ना। यानी टेंजेंशियल एक्सलेशन का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगा, ये तो सही है। आगे होगा कि पीछे होगा तो बोलेंगे वो देखना होगा कि स्पीड उसका बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v को लिखते हैं ना आर ओमेगा, तो देखो तो r बाहर हो गया, डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग एंगुलर एक्सलेशन बोलते हैं, यानी टेंजेंशियल एक्सलेशन r अल्फा भी लिख सकते हैं, है ना। या टेंजेंशियल एक्सलेशन आप लिखे डी वी बाई डी टी, अगर इसी में डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो डी एस बाई डी टी को भी बोलते हैं वी, डी वी बाई डी एस भी बोल सकते। मतलब कि टेंजेंशियल एक्सलेशन को आप तीन तरह से लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, वहाँ भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, किस रेट से उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। देखो इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, आर अल्फा हो गया या वी डी वी बाई डी एस हो गया। पूछा जाए कि टोटल एक्सेलरेशन क्या हो, तो देखो इधर है टेंजेंशियल, इधर नॉर्मल है, ये टोटल एक्सेलरेशन है ना। टोटल एक्सेलरेशन हो गया अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए एन एस, यही टोटल एक्सेलरेशन हो। चलिए बेटा इसको टोटल भी लिखेंगे, पहले थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्ट हो लेते हैं। चलिए टाइम भी बहुत हो गया है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करें। बताया गया ना नॉर्मल एक्सलेशन डायरेक्शन चेंजिंग के कारण होता है। जब स्पीड वेरिएबल होगा तो सर्कल में मूव कर रहा है तो डायरेक्शन बदलेगा ना, तो डायरेक्शन जब भी चेंज होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा, जो कितने के इक्वल वी स्क्वायर बाई आर के, वी का वैल्यू चाहे जो भी हो, ठीक ना। स्पीड बढ़े घटे या ज्यों का त्यों रहे, हर हालत में सेंट्रीपिटल एक्सलेशन तो होना ही है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सलेशन भी साथ साथ तब होगा जब स्पीड में चेंजिंग हो रहा हो, यानी स्पीड कांस्टेंट रहे या स्पीड बदलते रहे, उससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को नहीं होने का कोई सवाल नहीं है, वो हर हालत में होगा, जिसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन बोले। नॉर्मल एक्सेलरेशन तो हमेशा होना है, जब भी सर्कल में मूव करेगा तो नॉर्मल होगा। हाँ टेंजेंशियल होगा कि नहीं होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि स्पीड बढ़ घट रहा है कि नहीं। अगर स्पीड बढ़ घट नहीं रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गायब हो जाएगा, केवल नॉर्मल रहेगा। और स्पीड जो है अगर बढ़ घट रहा है तो टेंजेंशियल भी होगा और नॉर्मल भी होगा, ठीक है। स्पीड वेरिएबल का मतलब हुआ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ठीक ना। स्पीड वेरिएबल मतलब यही होता। हाँ ध्यान से देखें, तो देखो जी, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड से, देखो वेरिएबल स्पीड बोल दिए ना, उसका मतलब ही हो गया वेरिएबल वेलोसिटी भी हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन तो बदलना ही। सर्कल में मूव करना है तो डायरेक्शन तो बदलना ही है, डायरेक्शन को कोई रोक तो सकता नहीं है। स्पीड वेरिएबल का मतलब हुआ कि कभी 5 मीटर पर सेकंड है तो कभी 10 है, 15 है, 25 है, या घट करके 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर, मतलब मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ठीक ना। वेरिएबल स्पीड का मतलब यही हुआ। तो ध्यान से देखें,
पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और उसका रफ्तार बढ़ घट रहा है, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मान लो इंक्रीजिंग, तो नॉर्मल तो होना ही है, क्योंकि डायरेक्शन तो हर हालत में ना बदलना है। नॉर्मल एक्सलेशन डायरेक्शन बदलने के कारण होता है, और टेंजेंशियल एक्सलेशन मैग्नीट्यूड बदलने के कारण होता है। तो वेरिएबल स्पीड है तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन तो बदलना स्वाभाविक ही है, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है तो बिना डायरेक्शन बदले सीधे स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो सर्कल हो सकता है। तो देखो, अब बात कहा जाए टोटल एक्सेलरेशन का या नेट एक्सेलरेशन का, यानी जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करे और उसका रफ्तार बढ़ घट रहा हो, तब उसका नेट एक्सेलरेशन ना अलोंग द टेंजेंट होकर के, ना टुवर्ड्स द सेंटर होकर के इधर हो गया, और पूछा जाए कि टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बोलेंगे AT² प्लस AN², मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन। और अगर एंगल पूछा जाए तो tan थीटा का वैल्यू कैसे वेक्टर में y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट बोलते हैं, तो AN/AT। मतलब कि अगर कोई पूछे कि एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, मतलब किसी समय पार्टिकल इस P पॉइंट पर है, मतलब इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, तो बोलेंगे इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। तो कोई कहेगा ये नहीं होगा, बोलेंगे ये है उसी एक्सेलरेशन का सेंटर की ओर कंपोनेंट, इसको नॉर्मल बोल दिया जाता है, और जो टेंजेंट की ओर कंपोनेंट उसको टेंजेंशियल बोल दिया जाता है। मतलब अगर स्पीड बदल रहा हो तो उसमें दो तरह का एक्सेलरेशन होगा, एक सेंटर की ओर जो डायरेक्शन बदलने के कारण हुआ, और एक अलोंग द टेंजेंट हुआ जो मैग्नीट्यूड बदलने के कारण हुआ, और इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया इधर। यानी नेट एक्सेलरेशन का बात किया जाए तो नेट यही ना हुआ। दो मान लो कि कोई पार्टिकल पर कोई कहे एक फोर्स इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, बतलाओ नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो रिजल्टेंट जिधर होगा उसी को ना बोल। इसीलिए अगर कोई पूछे ना एक्सेलरेशन किधर होगा, यानी वो टोटल एक्सेलरेशन का बात कर रहा है तो इधर होगा। हाँ, अगर यही स्पीड कांस्टेंट रहे तो टेंजेंशियल 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा। लेकिन कहोगे कि सर्कल में मूव करे और एक्सेलरेशन सेंटर की ओर 0 हो जाए, कभी हो नहीं सकता। सर्कल में मूव करे तो भाई डायरेक्शन तो बदलना ही है, रफ्तार तो रहना ही है, तो ये तो 0 होने वाला नहीं। ये तो 0 तभी होगा जब स्पीड 0 हो जाए, है ना। तो चलो यहाँ तक सीखें, इसको थोड़ा रिवाइज करना। आज के क्लास में इतना ही हम लोग सीखते हैं। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, और अगले क्लास में जो है हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।